ऑलराइट, सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड यू शुड नो फ्लूइड मतलब बेसिकली एनीथिंग दैट कैन फ्लो। मतलब फ्लूइड इज बेसिकली liquids can also flow and gases can also flow. So fluid mechanics concepts in many circumstances you can apply for both, right? Then fluid mechanics में हम लोग basically we will see two parts of fluid mechanics. एक है फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स आई मीन नॉट स्टैटिस्टिक्स बट इट इज फ्लूइड स्टैटिक्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट। फिर जैसे चार्जेस स्टार्ट मूविंग यू गो इनटू द डोमेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, बिकॉज मूविंग चार्जेस मतलब करंट्स गिव यू मैग्नेटिक फील्ड। फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब when the fluid is at rest we will be studying physics of that, and if fluid starts moving then that is called as fluid dynamics, right? तो फ्लूइड डायनामिक्स जो है इसमें ज्यादा थ्योरी है, ज्यादा वेटेज है इसका, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, इसलिए मैं बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा बिकॉज मेनी टाइम्स बेसिक्स आर नॉट नोन। तो आई स्टार्ट विथ वेरी बेसिक। जैसे इफ यू नो, अगर हमको सॉलिड्स का स्टडी करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वी पास करंट। मतलब सॉलिड्स का स्टडी करने के लिए देयर आर टू डिफरेंट वेज। एक तो आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हो, एक आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल मतलब आप करंट पास करोगे, आप देखोगे करंट पास हो रहा है नहीं, अगर हो रहा है तो गुड कंडक्टर्स, नहीं हो रहा है तो बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर। कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है तो सेमीकंडक्टर्स, राइट? तो सेमीकंडक्टर बेसिकली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आपने क्या किया था, आपने फोर्सेस अप्लाई किए थे और आपने देखा कि इफ यू अप्लाई फोर्स व्हाट इज हैपनिंग। तो सिमिलरली उस केस में अगर याद होगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म्स में आपने स्टडी किया था। फ्लूइड्स को स्टडी करना है, गैसेस को स्टडी करना है तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, राइट? अगर आपको लिक्विड्स को स्टडी करना है तो प्रेशर वॉल्यूम डेंसिटी फ्लो रेट। एक टैब ओपन कर दिया, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फ्लोइंग। तो these are some physical parameters that you may need to study, right? There are a lot of other parameters वो हम आगे देखेंगे, but basic है कि you should know what is pressure, and I don't have any doubts that all of you already know what is pressure. Pressure is normal force upon area. Normally आप क्या बोलते हो, usually you say force upon area, बट यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। क्यों वेरी स्पेसिफिक? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने लिक्विड डाल दिया एंड यू हैव अ बॉक्स इनसाइड दिस बॉक्स या फिर बॉल जो भी होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट एरिया, नॉर्मल। तो वी ऑलवेज मेजर व्हाट इज नॉर्मल फोर्स। तो इसलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेशर इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स F upon area A. So that is how you define pressure normally. अगर आपको याद होगा तो इवन इन गैसेस, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक ही सबसे बड़ा डेरिवेशन था आपके स्टेट बोर्ड के बुक में, प्रेशर का डेरिवेशन था। उसमें भी आप यही बोलते हो कि गैस मॉलिक्यूल गया इस वॉल से स्टार्ट होके वहां पे नॉर्मली रिफ्लेक्ट होके वापस आया, कोलिजन एंड कम्स बैक नॉर्मली। वहां पे भी आप नॉर्मल कंपोनेंट लेते थे, बट इन एनी केस इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल, right? So pressure is normally measured in Pascal if you are talking about pressure applied on a body in a lab. But if I say मेरे यहाँ पे रूम के ऊपर टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा है, what is the pressure? Then you talk in terms of atmospheric pressure, है ना? अगर आप वैक्यूम में गए, वैक्यूम मतलब बेसिकली क्या होता है कि
देयर इज वेरी लेस प्रेशर, तो पास्कल ये बहुत बड़ा यूनिट बन जाता है, तो उस केस में यूनिट्स विल चेंज. बट एनीवेज, so you should know what are normal day-to-day units. One atmospheric pressure is 1.013 into 10 power 5 Pascal. You should know how much is 1 bar. 1 bar of pressure equals 10.5 Pascal. You should know what is 1 torr. 1 torr is 133 Pascal if I am not wrong. तो ये कुछ यूनिट्स है जो आपको पता होने चाहिए. I will not go into CGS units क्योंकि सिर्फ वहां पे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, and conversions can be done easily, right? Then I will not go into types of pressure. Average pressure क्या होता है, pressure at a point क्या होता है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है pressure at a point कैसे मेजर करते हैं, हम देखेंगे बाद में, और पता भी है. For example, let me check. If you take this is, let us say, a water tank. मैंने एक डेप्थ पे, let's say the depth is h, इस डेप्थ पे मैं प्रेशर ए पॉइंट पे प्रेशर मुझे मेजर करना है, तो दैट इज प्रेशर एट अ पॉइंट. व्हाट इज प्रेशर एट दिस पॉइंट? यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO प्लस द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट, तो H rho G. ठीक है, so you already know this. Then what you should know is what is absolute pressure. What is absolute pressure? तो फॉर एग्जाम्पल, जो अभी मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया था कि एक वाटर टैंक है, वहां पे एक पॉइंट ए है, इसके ऊपर लिक्विड है, तो आपने इमीडिएटली बोला कि प्रेशर P इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G, राइट? करेक्ट. तो ये जो P प्रेशर है, P, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर. So this P is absolute pressure here. Absolute pressure. अगर मैं absolute pressure में से atmospheric pressure माइनस कर देता हूं, तो that is called as gauge pressure. तो ये जो है, this is called as gauge pressure. अब ऐसा भी हो सकता है, ये जो केस है इसमें absolute pressure is greater than atmospheric pressure. अब ऐसा भी हो सकता है कि atmospheric pressure is greater than absolute pressure. तो उस केस में आप P0 माइनस P मेजर करोगे, और इसको आप बोलते हो वैक्यूम प्रेशर. वैक्यूम प्रेशर क्यों बोलते हैं? क्योंकि as far as you can say on this planet, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत कम है, वेरी लेस. उससे भी कम अगर प्रेशर होगा, मतलब इट इज एज गुड एज यू हैव नथिंग देयर, कुछ है ही नहीं. कुछ है नहीं मतलब वैक्यूम, इसलिए क्या बोलते हो? वैक्यूम प्रेशर, राइट? इसका मतलब इफ pressure at a point is less than atmospheric pressure, then it is as good as that we are talking about vacuum. Okay, good. Then what else you should know is you should know about what is density. और डेंसिटी अभी आपको बहुत अच्छे से पता होगा. डेंसिटी इज नथिंग बट हाउ मच मास इज देयर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब में कितना मास आएगा, दैट इज डेंसिटी. देन देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर उसको ही बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी. नॉर्मली होता क्या है कि जब, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से density of mercury is 13,600 kilogram normally, density of some solid is some value,
तो वो डेंसिटी आपने मेजर कैसे की? कैसे की का मतलब क्या है? सराउंडिंग में क्या था? तो नॉर्मली हम लोग एटमॉस्फेयर में रखते हैं उसको। तो नॉर्मली हम लोग डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर मेजर करते हैं, पर अगर मैंने उसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर छोड़ दिया, नाउ in that case you are measuring density with respect to water, and that is called as specific gravity or relative density. So specific gravity or relative density is nothing but density of that material solid भी हो सकता है, material liquid भी हो सकता है, so some material with respect to water. So what will be relative density of water? 1,000 is with respect to air. 1. What will be relative density of mercury in SI units? 13.6, क्योंकि 13,600 upon 1,000. Good. Right. So you should know this much. And by the way, density upon density is a dimensionless quantity. The dimensionless quantity here. Then if I mix two liquids, so we have to talk about what is density of mixture. क्योंकि अगर हम दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तो डेंसिटी चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल आप शरबत पीते हो तो वही करते हो, यू आर मिक्सिंग अ सिरप जिसका डेंसिटी ज्यादा है, पुटिंग वाटर जिसका डेंसिटी कम है, सो डेंसिटी चेंज हो गया. तो इन दैट केस डेंसिटी चेंजेस. अब इसमें मैं सिर्फ दो सब टाइप्स कर रहा हूँ, सब कैटेगरीज कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स यू नो व्हाट इज मास of liquid 1, so where m1 is mass of liquid 1 of density rho 1, and it is mixed with another liquid of mass m2 and density rho 2, right? Many times you know what are masses and densities of both the liquids, many times you know volumes, है ना. फिर वो शरबत बनाते वक्त देखा होगा, वो एक कप होता है, ये 200 ml डालना, वो 500 ml डालना. तो हमको दोनों केस में मिक्सचर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो दिस इज सिंपल. व्हाट इज डेंसिटी जनरल फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो आई विल नॉट रीराइट. व्हाट इज टोटल मास हियर? m1 plus m2. What is total volume here? Volume of first plus volume of second, but volume itself is mass upon density, है ना. तो m1 by rho 1 plus m2 by rho 2. Correct. So density of mixture is simple. Mass of mixture, that is total mass m, upon volume of mixture, that is total volume v. तो ये सिर्फ आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है, एंड यू विल गेट this as m1 plus m2 upon this is m1 by rho 1 plus m2 by rho 2. तो ये मिल गया आपको एक जनरल फॉर्मूला. फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, दैट्स अप टू यू. तो यू कैन डू m1 plus m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो rho 2 m1 plus m2 rho 1 and so on so forth. तो वो सिंप्लीफाई आप कर सकते हो. आई नॉर्मली डोंट डू इट, क्योंकि इससे इनफैक्ट इजी रहता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना. ग्रेट. लेट अस से मैंने ऐसा लिक्विड बनाया जिसमें पहले लिक्विड का मास और दूसरे लिक्विड का मास सेम था, तो m1 इक्वल टू m2 था. तो क्या बनेगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर? इफ m1 इक्वल टू m2, इजी है. m 2m अपॉन m कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2.
This is going to be the density of mixture, correct? Good. Then case number 2. In case number 2, you have been given volume V1 of liquid 1 of liquid 1 with density rho 1 and V2 of liquid 2 with density rho 2. Instead of masses, you have been given volume and density दोनों केस में दिया है. तो इस केस में आप you can make a easy formula. What will be the total mass here? M1 plus M2 same है. But what is mass? Volume into density, है ना? तो V1 rho 1 plus V2 rho 2. Correct. Then how do you find out density of mixture? Is again same. Density of mixture is total mass. Total mass is M by total volume V. This is total mass is V1 rho 1 plus V2 rho 2 upon total volume is just V1 plus V2. करेक्ट. सिंपल केस. फिर अगर मैंने बोल दिया कि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इफ V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V तो रो ऑफ मिक्सचर विल बी सिंपल V कॉमन, नीचे 2V है तो ये होता है सिंपल एवरेज. If you're mixing two liquids with densities rho 1 and rho 2, then it is simple average rho 1 plus rho 2 by 2 if volumes are same. Good. Then right, अब we have to see what is the effect of temperature on density. Effect of temperature on density. So what do you think will happen if I increase the temperature? With increase in temperature, density will decrease. Okay. Why? Because increase in temperature causes expansion. Expansion will cause the molecules to go away from each other. Distance will increase and hence pressure will decrease. Because pressure will decrease, pressure and density are directly related. Hence density will also decrease. Good. Right. So let me say मैं मान लेता हूँ कि m0 और rho 0 ये है इनिशियल मास में वॉल्यूम भी कंसीडर करना पड़ेगा मुझे बिकॉज वॉल्यूम विल चेंज. तो दीज आर इनिशियल वैल्यूज ऑफ मासेस, डेंसिटीज एंड वॉल्यूम. तो ये इनिशियल वैल्यूज है. फाइनल वैल्यू है m rho v. दीज आर फाइनल वैल्यूज. करेक्ट. राइट. यस. मुझे बताओ, मेरे पास एक चेंबर है, उसमें मैंने 10 किलोग्राम ऑफ गैस डाल दिया. उस चेंबर को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ. 10 किलोग्राम का क्या वो 12 होगा या 8 होगा कि क्या होगा? किसी में रहेगा? मास. आई एम टॉकिंग अबाउट मास. मास विल रिमेन कांस्टेंट. तो मास विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट दोनों केसेस में, राइट? बिकॉज इट डजंट चेंज, मास डजंट चेंज, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने 1 लीटर का पानी का बॉटल लिया और उसी पानी को आपने 2 लीटर के वॉल्यूम में डाल दिया. Will the mass change? No, it will remain the same, except for adhesive force ज्यादा होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ चिपक गए होंगे पहले बॉटल पे, मैं वो नहीं ले रहा हूँ, what is negligible, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, right? So now what I want to know is what is the relation of density with change in temperature and also I mean मुझे तो सिर्फ रो और रो 0 को कनेक्ट करना है, मतलब v और v0 हटाना है. तो हाउ फाइनल डेंसिटी एंड इनिशियल डेंसिटी आर कनेक्टेड इफ आई change the temperature of this by delta theta. Change in temperature. I don't use T here because T
may get confused with surface tension. Correct? Right. So can you think of some way of relating an alpha भी चाहिए, मुझे अल्फा भी लगेगा यहाँ पे, अल्फा या गामा जो भी आप यूज करते होंगे यहाँ पे जो भी होगा वॉल्यूम। अच्छा ओके, डू यू रिमेम्बर दैट 11th में आपने थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर सीखा था? आपने क्या किया, पहले एक रॉड को हीट किया, उसका लेंथ बढ़ा, करेक्ट, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर द लेंथ इंक्रीजेस, व्हाई? बिकॉज रॉड में क्या है, एटम्स, पीरियोडिक अरेंजमेंट, आप हीट कर रहे हो तो atoms start vibrating with more amplitude and that leads to expansion. फिर आप एक अल्फा यूज करते थे वहां पे, आप बोलते थे एक अल्फा इज लीनियर कोएफिशिएंट, है ना, याद है क्या, लीनियर। फिर अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो you say that you associate some Greek symbol alpha, beta, gamma. Beta was aerial or superficial coefficient of expansion. Similarly, gamma here will be volume expansion coefficient of volume expansion. Right. So my task is, or our task is, to relate rho zero and gamma and delta theta. कैसे करोगे? What is initial density? What is final density? What is density? Mass per unit volume. तो final density क्या होगा? Mass per unit final volume. Initial क्या होगा? Mass per unit initial volume. मतलब ये आपको मिल गया V0 by V. करेक्ट? कोई याद आ रहा है कि यहाँ पे अब V0 by V का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? डू यू रिमेम्बर? नहीं याद आ रहा तो बता देता हूँ मैं। देखो ये सारा का सारा एक ही है, there's nothing really different. आप बोलते हो अभी अभी थर्मल स्ट्रेस मैंने सिखाया था, एग्जैक्टली देखो क्या है, न्यू लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा प्लस क्यू, प्लस इसलिए क्योंकि टेम्परेचर के साथ लेंथ इंक्रीज होगा। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो लेट्स मेक अ कनेक्शन। L0 क्या है, इनिशियल लेंथ। अभी मैंने अभी भी बताया जब मैं रॉड को हीट करूंगा तो क्या होगा, इनिशियल लेंथ से ज्यादा फाइनल लेंथ होगा बिकॉज इट विल एक्सपैंड, तो बीच में प्लस ही होना चाहिए ना, यू शुड हैव अ प्लस इन बिटवीन, इजंट इट, राइट, है ना। फिर आपने ये किया था लास्ट चैप्टर, L माइनस एल जीरो इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा थीटा, मतलब इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ, करेक्ट। दिस इज व्हाट, this is change in length upon original length alpha delta theta, करेक्ट। अभी अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो डेल्टा ए बाय इनिशियल एरिया बीटा डेल्टा थीटा, मैं अगर वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो डेल्टा वी बाय वी इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा। मैं अगर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हिच इज नॉर्मली ट्रू, व्हाई रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि मैंने अभी बताया these are atoms of a solid, रूम टेम्परेचर पे इनके पास कुछ एनर्जी है बिकॉज ऑफ द हीट इन द सराउंडिंग एंड दे आर वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट हो रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को जाना है तो इट विल सफर कोलिजन बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। मैंने हीट बढ़ा दी तो ज्यादा वाइब्रेशन होंगे, मतलब ज्यादा कोलिजन होंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस, नथिंग। फिर वहां पे भी आप बोलोगे डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू सम कांस्टेंट व्हिच इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डेल्टा थीटा। तो सारे तो फॉर्मूला सेम ही है, डिफरेंस क्या है, फिर कुछ नहीं। डिफरेंस कहाँ आता है, अगर विद टेम्परेचर इफ समथिंग इज डिक्रीजिंग,
तो फॉर्मूलाज तो लगभग सब सेम ही है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे that where are we at this stage. So I don't need to go so many steps. मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना था, क्योंकि look here, मुझे चाहिए इनिशियल वॉल्यूम बाय फाइनल वॉल्यूम का रेशियो। तो आई डोंट हैव टू गो डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे क्या करना है, मैं इसको हटा दूंगा, इसको यहाँ से हटा दूंगा, इसको भी यहाँ से हटा दूंगा। फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और यहाँ पे गैमा, करेक्ट। फिर ये आ गया v बाई v0 इक्वल टू 1 प्लस गैमा डेल्टा थीटा, मतलब v0 बाई v इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस गैमा डेल्टा थीटा। दिस शुड गो हियर। तो यू हैव डेंसिटी बाय इनिशियल डेंसिटी एज v0 बाई v, ऐसे ही लिखा था ना आपने v0 बाई v, राइट। तो 1 अपॉन 1 प्लस गैमा डेल्टा थीटा। Now this is what? This is 1 plus gamma delta theta raised to minus 1. Binomial expansion. Delta theta change in temperature if it is small. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में दूसरी टर्म के बाद स्क्वायर आता है, फिर क्यूब आता है, फिर रेज टू 4 आता है, राइट। जब डेल्टा थीटा इटसेल्फ इज स्मॉल तो फिर उसके हायर पावर तो और भी स्मॉल होंगे, मतलब निग्लिजिबल होंगे। तो ये आपको मिलेगा रो बाय रो जीरो एज, अगर आपको याद है तो आप सिर्फ ये पावर को यहाँ पे डाल देते हो, खत्म, सब्स्टिट्यूट, और बोल देना बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया। तो ये आपको मिल गया डेंसिटी का रिलेशन विद इनिशियल डेंसिटी एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो यू कैन से फ्रॉम हियर माइनस हो रहा है, माइनस मतलब एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस। हमको पता था टेम्परेचर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पार्टिकल पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा, मतलब डेंसिटी डिक्रीज होगा, हमको पता था। बट वी नीड टू हैव इक्वेशन, क्योंकि हमको एग्जाम में तो इक्वेशन लगने वाला है। अगर आपको बोल दिया इनिशियल डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, the volume expansion coefficient of water is 10. If the temperature is increased by 20 degrees Celsius, what is the final density? So 1000, 1 minus gamma, कितना बोला मैंने, 10 बोला। वो हो नहीं सकता वैसे, बट बोल दिया तो ठीक है, ये 20 है तो नेगेटिव हो जाएगा डेंसिटी। नेगेटिव डेंसिटी मतलब वेपर बना था, वेपर बन के भी गया, उड़ गया पानी, there is nothing left. So of course the gamma is less than 1, तो वो ठीक है, right? Is it clear? So you know what is effect of temperature on density? Density और temperature, change in temperature का relation है ये, effect of temperature on density. Then मुझे देखना है what is the effect of pressure on density. Effect of pressure on density, directly proportional. If I increase the pressure, density is going to increase. That is true, but ultimately I want to have a relation in terms of pressure, delta P, because we will be changing pressure. कैसे करोगे? It comes from bulk modulus basically. बाकी पहला स्टेप तो सेम ही है, I mean it's this thing is same. So being lazy, I'll just copy paste. ये तो सेम ही है। अब इसे वॉल्यूम और प्रेशर को रिलेट करो, कैसे करोगी? बल्क मॉड्यूलस। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? B is equal to delta P by delta V by V with a negative sign. Why negative sign? Because if the pressure increases, volume decreases. If the pressure decreases,
वॉल्यूम इंक्रीजेस, दोनों में से एक तो डिक्रीज होगा, मतलब माइनस साइन तो आएगा, तो नेगेटिव है। देन हमको क्या चाहिए, V0 बाई वी। V0 कहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है माइनस वी डेल्टा पी, डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, करेक्ट। तो अब व्हाट आई कैन राइट इज, लुक एट दिस इक्वेशन, तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, व्हाट वी कैन राइट इज b, चलो b को शिफ्ट कर देंगे, v माइनस V0 इक्वल टू माइनस v डेल्टा p बाय p। मुझे अल्टीमेटली V0 बाई v चाहिए था अल्टीमेटली, तो मैं v प्लस v डेल्टा p बाय b इक्वल टू V0, v निकाल लेता हूं मैं कॉमन, 1 प्लस डेल्टा p बाय b इक्वल टू V0, मतलब मुझे मिल गया V0 बाई v, यही तो चाहिए था, 1 प्लस डेल्टा p बाय b, करेक्ट। तो डेंसिटी रो बाय रो जीरो which was V0 by v, that is equal to 1 plus delta p by p। तो what do you see here is, इसमें मैंने कोई बाइनोमियल यूज नहीं किया, कर सकते थे, आई डोंट केयर, मुझे नहीं करना है। तो दिस इज रो जीरो 1 प्लस डेल्टा पी बाई पी, बीच में प्लस, मतलब प्रेशर चेंज हुआ तो इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, बीच में प्लस साइन है, तो प्लस एंड माइनस दे हैव गॉट देयर ओन इंपॉर्टेंस, ओके, करेक्ट, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज Pascal's law, and I want to give you a live demo here. Pascal's law, right? Pascal's law. कड़ी नहीं लगाई ना इसको, नहीं, just open that door quickly, lovely, ठीक है, close it, खोल दो कड़ी वहां से। What we just did is a simple experiment. We enclosed ourselves in a room with 2 doors, और इसके अंदर एयर है, that is fluid at rest. Air is fluid at rest. Fan was off that time, so it was not circulating, right? As soon as I open this door, ये door भी open हो गया. This is Pascal's law. It tells you if you change pressure at any point of a fluid at rest, the change in pressure transmits undiminished and instantaneously. मैंने अगर A पॉइंट पे प्रेशर चेंज किया तो B पॉइंट पे प्रेशर इमीडिएटली और अनडिमिनिश्ड चेंज होगा, राइट। सो इफ यू हैव अ फ्लूइड एट रेस्ट, फॉर एग्जांपल, अभी ये रूम को भूल जाओ, मान लो यहाँ पे मैंने प्रेशर मीटर लगाया है, मैंने यहाँ पे भी प्रेशर मीटर लगाया है, मैंने कहीं और भी प्रेशर मीटर लगाया है, और मैं यहाँ से प्रेशर को चेंज कर रहा हूं, मतलब मैं सपोज डी पॉइंट पे मैं प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, पहले हर एक इंडिकेटर, प्रेशर इंडिकेटर सेम वैल्यू दिखा रहा था, जैसे मैंने प्रेशर चेंज किया इमीडिएटली उसी टाइम सबके सब प्रेशर मीटर दे आर शोइंग यू चेंज इन प्रेशर, राइट, दैट इज पास्कल्स लॉ। एंड पास्कल्स लॉ का बहुत ज्यादा यूज होता है कहां पे, टू लिफ्ट हेवी व्हीकल्स, ओके, कैसे, अगर मुझे 10 टन का गाड़ी उठाना है तो आई नीड अ लॉट ऑफ फोर्स, मतलब वी विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डू दैट, हम तो नहीं उठा सकते, तो क्या करते हैं नॉर्मली, यू टेक अ टैंक, तो जो भी कार वॉशिंग सेंटर में जाओगे आप या फिर
वो होता है ना वजन काटा, वहां जाओगे तो ऐसा ही होता है हर जगह पे. यू हैव टू कॉलम्स लाइक दिस, और नीचे एक कॉमन लिक्विड है, वाटर नॉर्मली. You apply a very small force F1 on a small area of cross section A1. मतलब you are applying force, मतलब you are changing pressure. The pressure at point 1 and at point 2 will always be same because the fluid is at rest. मतलब P1 is equal to P2. तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स है इट विल बी कन्वर्टेड टू अपवर्ड फोर्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2. So what is P1? F1 by A1. What is P2? F2 by A2. Right. So what is F2? F2 is A2 by A1. F2 is equal to A2 by A1 times of F1. Correct. Right. I will better write like this. Since A2 is greater than A1, क्योंकि area of this tube is greater than first. Yeah. So A2 by A1 is greater than 1. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है F2 by F1 is also greater than 1. So this implies this A2 by A1 is greater than 1 implies F2 by F1 is greater than 1. मतलब force 2 is greater than force 1. तो हमने एक साइड से स्मॉल फोर्स लगाया, वही फोर्स F2 बन के ज्यादा फोर्स अपीयर हुआ और गाड़ी को ऐसा आपने लिफ्ट कर दिया. राइट. जब आप गाड़ी ड्राइव भी करते हो, इफ यू ड्राइव फोर व्हीलर्स, तो स्पेशली हेवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ब्रेक लीवर जब आप प्रेस करते हो तो ब्रेक लीवर जितने भी टायर्स है, जैसे कार में 4 टायर्स है, तो वो 4 टायर्स जो होते हैं दे आर connected with tubes which have fluid. As soon as you apply brake lever, मतलब you are changing pressure, that pressure is immediately and undiminished, it goes to all 4 wheels. और वहां का जो पिस्टन होगा, क्योंकि ये पिस्टन अंदर गया, जैसे यहाँ पे हुआ, एक दरवाजा आपने अंदर खोला, दूसरा बाहर खुल गया, तो वहां पे जब एक पिस्टन आपने दबाया है ब्रेक लीवर का, तो चारों के चारों टायर के पिस्टन्स दे गो आउट, और वो रोटेटिंग व्हील जो होता है, डिस्क जो होता है, उसमें वे गो इनसाइड, दे लीड टू फ्रिक्शन, एंड दैट फ्रिक्शन मेक्स द व्हीकल स्टॉप. राइट. तो दैट इज व्हाई पास्कल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह होते थे इफ यू डोंट हैव दिस थिंग. एनीवेज, तो next topic is something that I already told you to study long back, and that was Archimedes principle. I told you, या फिर Archimedes law भी बोलते हो, principle भी बोलते हो, I told you that we will need this to calculate upthrust, upward force, right? So Archimedes principle क्या होता है? Archimedes principle, what is Archimedes principle? When सबसे पहले, you know what it is, you also know what it is, but you are not describing the system correctly. सबसे पहले, when a body is partially or completely immersed in a liquid, right? सबसे तुम बोलोगे नहीं लिक्विड में, तो फिर क्या डिस्प्लेस हो रहा है? I want to have appropriate answers. I am sorry, but I need appropriate answers, क्योंकि otherwise आपको समझेगा थोड़ी देर में कि किसका डेंसिटी लेना है और किसका डेंसिटी लिख देते हो वहां पे. What will happen is, मेरे पास ये एक फ्लूइड है जो रेस्ट पे है, बिकॉज वी आर स्टिल इन फ्लूइड स्टैटिक्स. मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया,
यहाँ से एक पाइप कनेक्ट कर दिया और वो मैं एक दूसरे कंटेनर में कलेक्ट करूंगा। इसके ऊपर डेफिनेटली वॉल्यूम की मार्किंग्स है। लेट्स से नाउ व्हाट आई डू इज मैंने एक सॉलिड इसमें डाल दिया। अभी ये कंप्लीटली इमर्स होगा, पार्शियली होगा, फ्लोट होगा, वो हम आगे देखेंगे। इट विल डिपेंड ऑन द डेंसिटी। द क्वेश्चन इज दिस लिक्विड विल एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स, जिसको आप बोलते थे अपथ्रस्ट या फिर जी। So it is called as beyond C, beyond force. So I want to calculate how much is the force. अब मैं लिक्विड के अंदर जाके तो मेजर नहीं कर सकता। आई कैनॉट कीप अ वेइंग मशीन। क्यों? एक तो सर्किट खराब हो जाएगा पानी में। एनीवेज, बट उस वेइंग मशीन पे भी अपथ्रस्ट एक्ट होने लगेगा, तो यू कैनॉट हैव एप्रोप्रिएट, करेक्ट, राइट ऑन मार्क एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ हाउ मच इज द अपवर्ड फोर्स। एग्जैक्टली। तो एज सुन एज यू पुट, यहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस होगा ऊपर, हमने यहाँ कलेक्ट कर दिया एंड यू कलेक्ट वाटर हियर। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ टेलिंग। तो अपथ्रस्ट कैसे निकालते हो देन? हाउ डू यू फाइंड आउट अपथ्रस्ट? तो बेसिकली व्हाट यू डू इज, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको, इस ऑब्जेक्ट को ही मैं थोड़ा अंदर ले लेता हूँ। आ जाओ अंदर, राइट, गुड। सो एट सम डेप्थ, लेट्स से कंप्लीटली इमर्स्ड है, तो उसका जो ये हाइट है ना, ऊपर के सरफेस का हाइट, I mean, you can take whatever you want. This is H1, this is H2, let us say. Right. So, on this block, there are two forces acting. कौन कौन से दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज द नॉमेनक्लेचर, इसको H1 बोल देता हूँ। यहाँ पे एक फोर्स होगा F1, नीचे एक फोर्स होगा F2। व्हाट आर दिस फोर्सेस? These are forces due to pressure। ऊपर के सरफेस के, उसके ऊपर लिक्विड है, साइड में भी होगा, साइड में भी होगा, यस, बट वी आर कैलकुलेटिंग अप थ्रस्ट, वर्टिकल फोर्सेस, साइडवाइज नहीं, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग वर्टिकल। अप थ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ। बाय द वे, देयर इज वन मोर थिंग, side forces normally they tend to compress and they normally are horizontal forces, so वो बॉडी का वेट नहीं रिड्यूस करेंगे। देयर आर फोर्सेस फ्रॉम ऑल साइड्स, 6 साइड्स, तो 6 साइड से प्रेशर है, देयर इज। समझेगा आपको आगे थोड़ी देर में। हमको क्या कैलकुलेट करना था? सबसे पहले अप थ्रस्ट कैलकुलेट करना था। व्हाट इज द फोर्स F1, अपवर्ड फोर्स कितना है? हाउ डू यू राइट दिस फोर्स? एरिया इनटू प्रेशर, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। मैं मान रहा हूं क्यूब है तो सब साइड्स का एरिया सेम होगा। अब व्हाट इज P1? P1 is H1 rho g plus atmospheric pressure, right? What is F2? AP2. What is P2? H2 rho g plus this. What is the difference in forces here? F2 minus F1, मतलब ऊपर के सरफेस पे कम फोर्स लग रहा है ड्यू टू वाटर, क्योंकि वाटर का कॉलम भी तो कम है ना उसके ऊपर, और नीचे की सरफेस पे फेस पे ज्यादा लग रहा है, तो F2 minus F1, दैट इज जस्ट सब्ट्रैक्ट ए कॉमन निकाल लूंगा मैं, P0 कैंसिल आउट कर दूंगा, रो जी भी कॉमन निकालूंगा, तो H2 minus H1। बट H2 minus H1 isn't it length of the side? है ना, लेंथ है ना, यस। तो ये आ गया ए रो जी लेंथ, बट एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनटू रो इनटू जी, करेक्ट। वॉल्यूम किसका? ब्लॉक का। बट रो किसका? लिक्विड डिस्प्लेस्ड का, है ना?
तो दिस इज वॉल्यूम इनटू लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। लेकिन आप पहले ही बोलते हो कि जितना वॉल्यूम सॉलिड का पानी के अंदर है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का भी डिस्प्लेस होगा, है ना। तो इसको हम पहले से ही बोल देते हैं लिक्विड डिस्प्लेस्ड। करेक्ट। व्हाट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी? मास किसका? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। व्हाट इज मास इनटू जी? वेट। So this is weight of liquid displaced in short. Correct. So how much upthrust is acting on a solid inside a liquid is weight of the liquid displaced. या फिर जनरली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी आप सॉलिड का नहीं लेते हो, फिर वो आयन हो या फिर वो वुडन बॉक्स हो या फिर कोई भी हो, सेम वॉल्यूम का V रो G। Rho is of liquid displaced, right? So that is why it was important for you to know this derivation, क्योंकि आपको समझेगा कि हम जब अपथ्रस्ट कैलकुलेट करते हैं तब डेंसिटी हम लोग लिक्विड का लेते हैं। You have to always remember this thing, नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक काम हो जाएगा ये। Good. Then you define, I mean actually you know what is apparent weight, actual weight। तो हमको देखना है what is the apparent weight of a body of density, let's some density ले लेंगे हम लोग, okay, when immersed in a liquid of density। तो मैंने सिर्फ नोटेशन थोड़े से चेंज किए। I will just follow the notation of modules। मैं नॉर्मली रो को वाटर के लिए रखता हूँ नॉर्मली, पर अभी बुक्स में चेंज किया है तो मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज आप मॉड्यूल्स पढ़ोगे तो यू शुड नॉट बी गेटिंग कंफ्यूज। तो बुक्स में, मेरे मॉड्यूल्स में मतलब, दे हैव डन समथिंग लाइक सिग्मा विच इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड हियर। तो बस इतना ही चेंज किया है, दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज सिग्मा। नॉर्मली आई डोंट डू इट, मैं उल्टा रखता हूँ क्योंकि इट्स इजी फॉर मी टू रिमेंबर, राइट। देन अब I want to know what is apparent weight. It is exactly the same type of concept that you have learned in lift going up, lift going down। वहां पे apparent weight और actual weight सीखा था। apparent weight और actual weight में relation चाहिए। अब obvious है, ये बहुत obvious चीज है, माइनस अपथ्रस्ट, बहुत obvious चीज है ये। actual weight minus upthrust is apparent weight। Very good, excellent। Then now I want to know what is relative density। मैंने आपको already बताया था, relative density is density in air upon density in water। मतलब यहाँ पे weight in air मैं W1 मान लेता हूँ या WA बोल देता हूँ, अपॉन वेट इन लिक्विड माइनस वेट इन एयर, है ना। वेट इन लिक्विड माइनस वेट इन एयर, करेक्ट है ना। हाँ बहुत करेक्ट है। वेट इन लिक्विड कम होता है, एयर में ज्यादा होता है, तो वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, करेक्ट। तो दिस इज रिलेटिव डेंसिटी किसका? किसका? सॉलिड का, सॉलिड का। ओके गुड, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में आपने इमर्स किया है इसलिए। गुड इनफ। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये कुछ लॉ वो है नहीं, ऐसा नाम दे दिया उसको। एनीवेज आई मीन ऑफ कोर्स दैट इज सिंपल थिंग। So what is law of flotation? Do you know what is law of flotation? जो मैंने अभी बताया था, मैंने अभी 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 क्या बताया इस कंटेनर के लिए, क्या बताया मैंने आपको? For a floating object, for a floating object, if I have a object which is floating
मतलब पार्शियली इमर्स्ड, है ना। तो उस केस में वेट ऑफ द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, yes, but is equal to what is weight of water displaced? Upthrust. So weight of floating object is equal to upthrust. इससे क्या मिलेगा? इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी. हाउ डू यू फाइंड आउट वेट? अभी आपने बताया. मास, किसका मास? एक काम करो, लेट्स गो लाइक दिस. वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ठीक है, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा. सो what is weight? Mass into g, mass into g. Cancel, cancel. What is mass? Volume into density, right? Volume into density, बराबर ना? Density of liquid displaced, बराबर, correct? Clear यहाँ तक? Good. Now volume of solid that is immersed in water या in liquid. क्योंकि जरूरी नहीं है कि फ्लोटेशन बोल रहे हो, जरूरी थोड़ी कंप्लीटली जाएगा अंदर. फ्लोटेशन में तो 1/4, 2/4, 1/3 जा सकता है अंदर, जस्ट अ फ्रैक्शन भी रह सकता है. बोल सकते हो 1/10 इज इनसाइड वाटर, राइट. तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, वी इमर्स्ड रो एस, वी लिक्विड डिस्प्लेस को मैं वी बोल देता हूँ, जस्ट टू कंपेयर. आई मीन इट इज सिंपल टास्क, कुछ नहीं है ये, करेक्ट. देन अब V immersed by V, that is the fraction of the body inside liquid, is, ये ऐसा कि क्वेश्चन मिल गया आपको, करेक्ट, राइट और रॉन्ग? क्योंकि ये गलत लिखा तो गए काम से, गए काम से. इफ यू ओके, इज इट करेक्ट और इज इट रॉन्ग? Is this correct? Yes. Is this correct? Yes. Is this correct? Yes. Is this correct? Yes. Is this step correct? Why not? Please speak up, because this is how you will be. Only total area. If it is equal to area. लॉ ऑफ फ्लोटेशन. अभी मैं अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ने जाऊं तो इट सेज, लॉ ऑफ फ्लोटेशन सेज दैट फॉर अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, राइट. पूरा ऑब्जेक्ट अंदर नहीं गया, सिंक नहीं हुआ, फ्लोटिंग है. द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम वी, फर्क नहीं पड़ता, मैंने वी एस बोला है उसको, डेंसिटी जो भी है वो लिखा है हमने एस से. अब मुझे बताओ, ये जो वॉल्यूम है, राइट, this is the total volume of the solid which may or may not be inside a liquid. Okay, right. Liquid कितना डिस्प्लेस होगा? Exactly. So this is where you need to think. मैंने इसलिए बोला फ्लोटेशन है. फ्लोटेशन इजी है. मेरे पास अगर टोटल वॉल्यूम V है, उसमें से अगर हाफ वाटर के इनसाइड है, तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू दिस फ्रैक्शन विच इज इमर्स्ड. क्लियर? क्योंकि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हो? मुझे अगर ब्लॉक का वेट निकालना है तो पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना. हाउ डू आई फाइंड आउट वेट? मैं आपको पानी के अंदर डालता हूँ, आपका वेट कितना? 70 किलोग्राम. फिर पानी के अंदर में आपका वेट निकालने के लिए टोटल वेट जो था, राइट, कैन आई टेक हाफ ऑफ यू? नहीं, आई हैव टू टेक कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ यू.
सेम थिंग, एक ऑब्जेक्ट का वेट तो वेट ही है, करेक्ट, दैट कम्स फ्रॉम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इनटू डेंसिटी इनटू जी। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए कैंसल भी नहीं होता। सो समवन इज आस्किंग व्हाई यू कैन नॉट कैंसल दीज टू, बिकॉज दिस इज टोटल वॉल्यूम, दिस इज जस्ट वॉल्यूम विच इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। तो कैंसल नहीं कर सकते बिकॉज दे मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। चलो ठीक है, मैं केसेस ले लेता हूँ अब। तो you see here हमारा गलती कहाँ हुआ था, that we wrote things उल्टा लिख दिया हमने। अब देखो, तो you have v rho s equal to v immersed rho liquid displaced। तो v immersed by v is equal to will be rho s by rho liquid displaced, correct। अब नाउ यू विल कम टू नो कि वुडन ब्लॉक फ्लोट क्यों करता है और आयरन ब्लॉक सिंक क्यों करता है। बिकॉज यस, केस वन, if I have a solid whose density is greater than liquid, right, so this ratio turns out to be greater than 1। इसका मतलब V immersed by V is greater than 1। इसका मतलब V immersed is greater than total volume, मतलब टोटल ही अंदर चले गए। इसका मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंकिंग। तो ऑब्जेक्ट सीधा जाके नीचे बॉटम पे बैठ जाएगा, तो सिंक हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज सिंक, राइट। केस नंबर टू, केस नंबर टू, व्हाट इज केस नंबर टू, वाटर ऑन वाटर। मतलब क्या, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब सिंपल है, V इनवर्स इज इक्वल टू V। मतलब इस केस में ऐसा आएगा, वो द ऑब्जेक्ट विल स्टे हियर completely inside but not settling down। Case 3, simple, less than, so this ratio is less than 1, this ratio is less than 1। इसका मतलब सिंपल है, so it is the object is floating with some part of it outside, correct। so that is law of flotation। तो ये पता होना चाहिए। अगला चीज हमको क्या पढ़ना है, नाउ वी आर गोइंग इनटू fluid dynamics, so we are talking about fluid flow now। so fluids flow, तो स्टैटिक्स का पार्ट खत्म हुआ, नाउ वी आर एंटरिंग द डोमेन ऑफ फ्लो। अब जब फ्लो होगा, लिक्विड जब फ्लो होगा, तो यू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो। लेकिन ठीक है, आपको पता होगा, सुना होगा आपने, स्टेडी, लैमिनार और टर्बुलेंट, है ना। लेकिन उससे पहले you should know what is the meaning of streamline flow। what is streamline flow? By the way, streamline flow is steady flow, but डिफाइन करते वक्त पहले स्ट्रीमलाइन डिफाइन करते हो, फिर बोलते हो ऐसा हुआ तो ये स्टेडी फ्लो होगा। व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? सो दैट इज स्ट्रीमलाइन एक्चुअली। बता देता हूं मैं आपको, एक ही है, दोनों को एक ही चीज बोलते हैं वैसे। एनीवेज, अब देखो ऐसा है, देयर इज अ लिक्विड दैट इज फ्लोइंग। अब मैं पूरे लिक्विड को छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेता हूं। अज्यूम, लेट्स अज्यूम एक पॉइंट ले लिया ए, यहां पे पॉइंट ले लिया बी, राइट। जब भी कोई भी एलिमेंट ए पॉइंट से जाएगा, कोई भी एलिमेंट,
पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, 10वां गया, 1000th गया, हमेशा उस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे उसका स्पीड वी ए ही रहने वाला है। उससे पहले उसके बाद में वी डोंट केयर, लेकिन जैसे ही वो एलिमेंट ए पॉइंट पे आया, वो वॉल्यूम एलिमेंट का स्पीड वी ए ही हो जाएगा ऑलवेज, राइट। तो बी पॉइंट पे वी बी रहेगा, मतलब no matter how many volume elements go from that point, they will always have same velocity at that point, right? Correct? इसको बोलते हैं, इसको दिखाने के लिए हम ऐसा लाइंस ड्रॉ करते हैं। So what we do is we show this thing with some lines, right? इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब ये सोचो, now answering your question, ये ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। ए पॉइंट पे आया तो 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, बी पॉइंट पे आया तो 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा, आज भी, कल भी, हमेशा। जब तक आप लिक्विड चेंज नहीं कर रहे, जब तक आप दोनों पाइप के एंड से प्रेशर चेंज नहीं कर रहे, यू आर नॉट चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट। तो ये स्टेडी हुआ कि नहीं ना, तो इसको स्टेडी फ्लो बोलते हैं, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट एवरी टाइम, राइट। अब लैमिनार क्या होता है फिर? लैमिनार फ्लो इज ऑल्सो अ स्टेडी फ्लो। सिर्फ इस केस में आप लिक्विड को इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स कंसिडर करते हो। आप बोलते हो हर एक लेयर का स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज लैमिनार, बिकॉज यू आर कंसिडर, लैमिना पता है ना, लैमिना, दिस इज लैमिना, दिस इज लैमिना। तो यू आर assuming the liquid to be planes, laminates. तो लिक्विड इज फ्लोइंग लाइक, पहला लेमिना विद स्पीड 0 नॉर्मली, फिर बढ़ते जाएगा, वो विस्कोसिटी में देखेंगे हम लोग, बट दिस इज ऑल्सो स्टेडी फ्लो। बाय स्टेडी अगेन ऑर्डर इज मेंटेन्ड। एग्जाम्पल अगर दूंगा तो फिर इफ यू गो एंड सिट नियर अ रिवर ड्यूरिंग विंटर्स, यू सी स्टेडी पैटर्न होता है, फॉरगेट अबाउट वेव्स, वो टाइड से आते हैं, बट if you minus tides, you will see the water is flowing smoothly, following a proper order. अब बारिश के दिन आए, बहुत बारिश हो गई, क्या होता है? फ्लडिंग। फ्लडिंग मतलब टर्बुलेंट, मतलब नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, है ना। कोई लेयर कहाँ जा रहा है, कोई लेयर कहाँ जा रहा है, कोई कैसा जा रहा है, कोई कैसा जा रहा है, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो इज disorderly flow basically. Turbulent flow is non-steady flow, it is full of disorders, right? अब steady flow मतलब laminar flow से turbulent जाने के लिए it depends on velocity. If the velocity of the flow is less than a particular value, the flow is laminar, steady. If the velocity is greater than that particular value, then it becomes turbulent. तो ये जो वैल्यू बोल रहा हूं मैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट। सो वी डिफाइन अ वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी, एंड क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब सिंपल है, द फ्लो will be laminar or steady if velocity of the flow is less than critical value, and it will be turbulent if it is greater than critical value. या फिर आप रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन कर सकते हो। सो रेनॉल्ड्स, बेसिकली रेनॉल्ड्स वाज अ साइंटिस्ट जिसने फ्लूइड डायनामिक्स पे बहुत काम किया है, उसी से वो रेनॉल्ड्स पेन कंपनी का नाम आया। एनीवेज, तो यू कैन डिफाइन अ नंबर विच इज रेनॉल्ड्स नंबर, और ये एक बहुत सिंपल सा नंबर है। इट टेल्स यू, मैं इसको आर से नोट करता हूँ, लेट अस से, इट टेल्स यू अगर आर की वैल्यू लेस देन 1000 हुई, लेस देन 1000 हुई, याद है, ये नंबर याद है आपको? नंबर याद है कि व्हेन इज फ्लो स्टेडी या फिर लैमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन एंड व्हेन इट इज टर्बुलेंट? नंबर तो याद होने चाहिए ना, नहीं याद है?
यू नीड टू रिमेंबर, नहीं तो फिर अगर मैंने एग्जाम में डाल दिया, हाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं बाय द वे, बट इफ आई आस्क यू फॉर्मूला भी है कुछ एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव इट बिकॉज वी विल बी डूइंग इट व्हेन डूइंग न्यूमेरिकल्स. तो if r is less than 2000, if r is greater than 2000 but less than 3000, if r is greater than 3000, so less than 2000 मतलब stable, मतलब steady, मतलब laminar, और ये है unstable मतलब turbulent, मतलब in between the flow is changing from stable to unstable. So just based on a number, a value, आप बता सकते हो which type of flow it is, stable है, unstable है, या फिर अभी चेंज हो रहा है, इज इन द फेज ऑफ चेंजिंग, बता सकते हो. आप ये भी बता सकते हो कि पहले 2900 था when it was raining heavily, फिर अभी वो 2200 हो गया, मतलब उल्टा हो रहा है, अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है, ऐसा भी होता है, राइट. तो इसका लिए एक फॉर्मूला है, वी विल नॉट गो इनटू डेरिवेशन, तो आई जस्ट से r इज इक्वल टू velocity into density into radius of the tube, because normally r जो है हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर जो है हम लोग फ्लो थ्रू ट्यूब के लिए कैलकुलेट करते हैं अपॉन eta, where eta you know is coefficient of viscosity. So rho is density of fluid, r is radius of tube, v velocity and eta is coefficient of viscosity. वो हम देखेंगे आगे जाके. Correct? Right. Then there is something called as principle of continuity. Principle of continuity. जैसे I can surely say for all of you sitting here, मैं बोल सकता हूँ कि मे बी you are continue with lectures, you're continuing, आप लोग regular हो, but there are few students those do not obey this law, ना, continuity नहीं है वहाँ पे. तो fluid के केस में क्या होगा continuity का मतलब? think, मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, then think. मेरे पास एक ट्यूब है of varying cross section, right. सपोज यहाँ से नॉर्मली पानी एंटर कर रहा है विद स्पीड v1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है, यहाँ से वाटर एग्जिट कर रहा है नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू द एरिया विद स्पीड v2. व्हाट डू यू थिंक कैन बी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी? Pressure cannot be constant, because why it cannot be constant? एरिया कम हुआ, जहाँ एरिया कम होगा डेंसिटी बढ़ेगा, और वो हम देखेंगे डेंसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो देखेंगे, बिकॉज यू हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, incompressible and compressible. We'll see. Yes. Think of this. हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं वैसे, बट आई हैव अ पाइप, उसके एक एंड से मैं हर सेकेंड में 2 किलोग्राम पानी डाल रहा हूं हर सेकेंड में, और उसके अदर एंड से अगर हर सेकेंड में 2 किलोग्राम पानी बाहर नहीं निकला तो क्या होगा? Yes. So it is equation of continuity of mass. So mass entering per second is equal to mass exiting per second. So this applies there. So mass of liquid entering per second and leaving per second. So mass of liquid entering per second important है. अगर पर सेकेंड नहीं लिखा तो फिर it is not really, you cannot have this equation. क्यों समझेगा? mass of liquid leaving per second. Well, how do you write mass entering per second in terms of
density, in terms of velocity and in terms of area. ये आपने करंट्स के लिए भी यूज किया है। आप एक वायर लेते हो, फिर आप बोलते हो इस क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट जा रहा है पर सेकेंड, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। जितना वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना ज्यादा मास जाएगा। एरिया पे डिपेंड करेगा डेफिनेटली, बिकॉज मोर द एरिया मोर इज द मटेरियल फ्लोइंग इनसाइड। डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो चेक कर लो, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कैंसल कैंसल, इसलिए ये पर सेकेंड इंपॉर्टेंट था। करेक्ट? क्लियर? गुड। देन V1 A1 rho1 equal to V2 A2 rho2. This is equation of continuity. rho1 और rho2 का लिखने का मतलब ये होता है the liquid is compressible. एरिया ज्यादा हुआ तो डेंसिटी कम हो जाएगा, एरिया कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। बट दोस्तों दिस देखो, ये इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। लिक्विड इज कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब डेंसिटीज आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, राइट? if liquid is not, if you have a liquid which is incompressible, so you cannot compress that liquid, तो rho1 equal to rho2 मतलब V1 A1 equal to V2 A2। इसका मतलब क्या होता है? A और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? A is inversely proportional to V। अब मुझे बताओ, जहां एरिया बढ़ेगा वहां वेलोसिटी कम होगा, सिंपल सी बात है। करेक्ट? तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता है तो you can solve a lot of questions, and also sometimes you may have to use this in combination with Bernoulli's equation. तो इसका मतलब अगला टॉपिक है Bernoulli's equation, and I want you to do not note anything now, क्योंकि ये जो भी कॉन्सेप्ट्स है, इसके जो फॉर्मूलाज है, they are not like that you should be forgetting. Even though I'm not going into derivations of this, वैसे equation of continuity use करते हो आप derive करने के लिए, but I'm not going into derivation. मुझे सिर्फ ये चाहिए कि you know equations। सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन नॉर्मली हम लोग अप्लाई कहाँ करते हैं? तो हम लोग अप्लाई करते हैं रियल लाइफ का। सोचो आप, क्या ऐसा हो सकता है हमारे पास एक पाइप है जो हमेशा सेम हाइट पे है अर्थ से? कैसा होगा? हम पानी का टाकी कैसे भरोगे? वो यूज कैसे करोगे? पानी के टाकी को ऊपर क्यों रखते हो, नीचे क्यों नहीं रखते हम लोग? जितना ऊपर ले जाओगे उतना प्रेशर ज्यादा आता है। जितना बड़ा लेंथ में मतलब हाइट में होगा उतना ज्यादा वाटर प्रेशर होता है। सॉल्व फिजिक्स। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ट्यूब विच इज एट वेरिंग हाइट। I may or may not take varying cross section for the time being, doesn't matter really. ये जो है पॉइंट 1 एरिया A1 वेलोसिटी V1, इसका हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड H1। ये जो है यहाँ पे एरिया A2 V2, हाइट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल और ग्राउंड इज H2। प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, so on so forth। क्योंकि बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन आपको देता ही डिफरेंस इन प्रेशर है। It tells you difference in pressure, by the way. So what it tells you is, ये आपको बताता है the sum of pressure, kinetic energy per unit volume, क्योंकि kinetic energy fluid motion में है, velocity बोला मतलब motion में है, potential energy per unit volume, इन तीनों का addition is constant। well, what do I mean by that? और मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे? Why पोटेंशियल एनर्जी? हाइट चेंज हो रहा है। गुड। तो इट टेल्स यू कि मैं पहले पॉइंट पे या दूसरे पॉइंट पे
if I see what is pressure plus kinetic energy per unit, what is kinetic energy? Half mv square per unit volume, मतलब half m density rho v1 square, करेक्ट करेक्ट ना, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, राइट। इसका मतलब हाफ रो v1 square, this is pressure, this is kinetic energy per unit volume, and mgh1 is potential energy per unit volume, मतलब रो gh1। इसका इन तीनों टर्म्स का एडिशन आप किसी भी पॉइंट पे लोगे तो हमेशा सेम रहेगा। मतलब मैं अगर ये पॉइंट ले रहा हूँ 2, तो आई कैन राइट डाउन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। मैं तीसरा पॉइंट लेता हूँ कहीं पे यहाँ पे H3 3 पॉइंट, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे भी इक्वल टू P3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर प्लस रो GH3। या फिर इन शॉर्ट व्हाट आई कैन राइट इज, इन शॉर्ट आई कैन राइट इज the sum of pressure plus kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume is always constant, because you apply at any point you always get equal तीनों का एडिशन, हाँ, इंडिविजुअली नहीं। यू कैन नॉट से प्रेशर इज इंडिविजुअली इक्वल, P1 इक्वल टू P2 नहीं, वही तो डिफरेंस इन प्रेशर ही मिलेगा यहां से। इज इट क्लियर? यस, नो, जागते रहो, चाय चाहिए क्या? एनीवन? नो, गुड। इसको डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, यू कैन राइट डाउन जस्ट डिवाइड बाय रो, so you have different forms of it. फिर you can also just divide by g, so you can have different forms. So I'm not going into different forms. सिर्फ ये क्यों बताया मैंने, ये फॉर्म इसलिए बताया मैंने क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि दे यूज सम वर्ड्स विच आर वी डोंट नो, तो P अपॉन रो जी इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। तो अगर बोल दिया द प्रेशर हेड इज गिवन बाय, तो पता तो होना चाहिए प्रेशर हेड क्या है। इसमें क्या है, वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। ये हाइट है, हाइट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी, तो इसको आप बोलोगे ग्रेविटेशनल हेड। तो फिर यू कैन से द सम ऑफ प्रेशर हेड, velocity head and gravitational head is constant. Clear? Good. Then you can apply Bernoulli's theorem to many cases, which I am not going to do it now because I will be doing it in the form of example. For example, what you can do is you can have examples on or numericals on aeroplane. एरोप्लेन का जो विंग होता है, विंग के अपर साइड का प्रेशर और लोअर साइड का प्रेशर, मतलब प्रेशर डिफरेंस, उसके पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। क्यों? देखो नॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विंग जो है वो ग्राउंड से हाइट h1 h2 सेम है, मतलब h1 h2 सेम है, मतलब ये टर्म तो मैं यहां से उड़ा दूंगा, राइट। बट वेलोसिटी एट द अपर पार्ट ऑफ द विंग एंड द लोअर पार्ट ऑफ द विंग इज डिफरेंट, इसलिए तो वो फ्लाई करता है, दैट्स व्हाई इट रिमेन्स इन अ बैलेंस्ड पोजीशन। तो उस पे हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं बाद में, we will see later. So that I will take as a part of numericals. Then there is something called as, मैंने आपको पूछा था, ये आपको याद होना चाहिए, टोरिसेलीज लॉ।
We have used it somewhere in last days. By the way, it tells you very simple thing, and I will be deriving it here now because you may need to know. हमारे पास एक वाटर टैंक है. देखो, टॉरिसलिस लॉ के लिए हमेशा याद रखना, वाटर टैंक इज ऑलवेज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर. तब जो इक्वेशन बनेगा दैट इज टॉरिसलिस लॉ. अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया ना, तो जो भी इक्वेशन बनेगा यू कैन नॉट कॉल इट एज टॉरिसलिस लॉ. सो फॉर टॉरिसलिस लॉ, वाटर का टैंक जो है ऊपर से ओपन रहना चाहिए, एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर. द क्वेश्चन इज मैंने अगर यहाँ पे एक होल कर दिया, तो क्या है कि यू हैव वाटर हियर. As soon as you puncture a hole here, water starts flowing out. इसको बोलते हैं efflux. We want to know what is velocity of efflux. इसका इक्वेशन इजी है याद रखना. What you can say is, ये जो पानी बाहर आ रहा है इसका वेलोसिटी उतना ही होगा जितना एक ऑब्जेक्ट को मैंने ओपन सरफेस से रिलीज किया है, और ये हाइट जो है, मतलब डेप्थ जो है होल का, ये h है. तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया. देखो, इट हैज नथिंग टू डू विथ वाटर कमिंग आउट. ये सिर्फ एनालॉजी है. मुझे क्या पता करना है, मैंने होल किया है, पानी भरा हुआ है, पानी का स्पीड कितना है. बट एज एन एनालॉजी, द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट इज सेम कंपेयर टू अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज मतलब u इक्वल टू 0. तो ये जब नीचे आएगा यहां तक, तो इट विल गेन सम स्पीड. एंड हाउ डू यू डू इट? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. u तो 0 था, मतलब 2gh, मतलब v क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2gh. राइट? तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. ये एनालॉजी है. वहां हम सिर्फ बोल देते हैं, तो आई हैव पंचर्ड अ होल, वाटर इज कमिंग आउट. स्पीड कितना है उसका? ये बोलने के लिए है कि जिस हाइट से आपने स्टार्ट किया था, मतलब होल का डेप्थ की बात कर रहा हूं, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, अगर उसी हाइट से मैं एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूं, तो वो होल तक आते आते जितना वेलोसिटी गेन करेगा वही वेलोसिटी होगा इफ्लक्स का भी. We can prove it. How you can prove it? I'll say this is 0.1, I'll say this is 0.2. 0.1 is open to air, मतलब P1 is atmospheric pressure. Simple. Correct? Area is A1. Velocity is roughly 0, क्योंकि हमारे पास जो टैंक होता है इसका क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा होता है. मैंने पंचर कर दिया, पानी निकल रहा है, लेकिन तो वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, but it goes down very slowly. इसलिए V1 is approximately 0. 0.2 की जब बात करूंगा मैं, तो 0.2 में प्रेशर इज अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्यों? पंचर करने के बाद वापस वो एटमॉस्फेयर एयर को ही कांटेक्ट में आएगा. देन V2 cannot be 0. Fast. It is fast. Right. Then area A2 is very less than A1. है ना? गुड. अभी अप्लाई कर तो 0.1 और 0.2 पे बर्नौलीज थ्योरम. क्या था बर्नौलीज थ्योरम? हाँ, बाय द वे, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, ये आप जब हाइट्स की बात करते हो, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये हाइट h1 बोल दो या कैपिटल H बोल दो, आई डोंट केयर, सम हाइट. व्हाट वाज बर्नौलीज इक्वेशन? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1, जिसको मैं कैपिटल H बोल दूंगा बाद में, देखेंगे, we will see that later on. Okay, equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. मैंने ऑलरेडी बोला V1 is approximately 0. I mean gone because approximately 0 है. V2 को V बोलेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे बाद में, that is fine. H1 and H2, तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो what I get is, देखो, और ये भी है कि ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर
इज आल्सो इक्वल, है ना, इक्वल है ना प्रेशर P1 P2 दोनों एटमॉस्फेयर के साथ, नहीं प्रेशर आर इक्वल इजंट इट? अरे प्रेशर P1, टैंक को ओपन रखा था क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ ओपन टैंक है, ओपन टैंक का प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर। होल्ड कर दिया, पानी बाहर आ रहा है, प्रेशर कितना होगा? प्रेशर कितना होगा? नहीं, पानी बाहर आने के बाद एटमॉस्फेयर में गया, तो P1 एंड P2 आर इक्वल ना, तो कैंसल एंड कैंसल, क्या बचा आपके पास? रो जी H1 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ओके, इसमें रो भी गया गया, राइट, जी भी गया, है ना, वेंट, डिसअपियर्ड, रो नहीं, रो क्योंकि यहाँ पे जी नहीं है, फाइन। तो यू विल हैव दिस एज जी H1 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस जी H2, मतलब हाफ V2 स्क्वायर इज जी H1 माइनस H2, करेक्ट, गुड। व्हाट इज H1 माइनस H2? यही तो प्रॉब्लम होता है फिर। तो 2g H1 minus H2, what is H1 minus H2 here? कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग? What is H1 H2 here? मैंने इसलिए बताया नहीं डायग्राम में, because if I show you H1 and H2 फिर तो इजी था ना। H1 is capital. ओके ठीक है, And H2 is small. H2 is here basically, you are measuring from bottom, so H1 minus H2 क्या आएगा? स्मॉल h, तो V2 स्क्वायर इक्वल टू 2g H, है ना, मतलब V2 क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये H1 और H2 जो आप मेजर करते हो, ये आप टैंक के बॉटम से मेजर करते हो। हाउ मच इज द डेप्थ ऑफ बॉटम, हाउ मच इज द हाइट ऑफ द होल फ्रॉम द बॉटम, so that is basically H1 minus H2 is H, करेक्ट, क्लियर? तो ये आ गया सेम इक्वेशन। अभी इतना सारा करने की जरूरत क्या थी हम लोगों को? नहीं थी जरूरत, because if you remember this trick, this is the trick, here you can directly say under root of 2gh, provided क्या कंडीशंस थे? दूसरा, वो होल कर रहे हो आप, वहां से पाइप निकाल के दूसरी जगह पे नहीं डाल रहे हो, पाइप लगा दिया तो नॉट एप्लीकेबल, वाटर हैज टू गो आउट इन एटमॉस्फेयर देन। ओके, सो इसका मतलब मुझे और एक चीज यहां से समझनी है, we should ask as many questions as we can। तो मैं एक टैंक लेता हूं जिसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है, और मैंने इसको यहाँ पे पंचर किया, यहाँ पे पंचर किया, यहाँ पे पंचर किया, एंड टैंक फिल था यहाँ तक, ऐसे 0.1, 0.2, 0.3, दिस इज H1, this is H2 and this is H3। so V1 is the speed coming out from here, V2 is the speed coming out from here, and V3 is this। so tell me what is the relation between V2, V1 and H3? मतलब relation in the sense कौन बड़ा है, कौन किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है? V3 is greatest. Is it? V is equal to under root of 2gh, जिसका सरफेस से डिस्टेंस ज्यादा रहेगा होल का, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो V1, लुक हियर, ये जो H आया इक्वेशन में, ये H सरफेस से मेजर किया गया है, दैट इज डिफरेंस।
तुम कंफ्यूज कहाँ रहे हो, आप लोग कंफ्यूज यहाँ हो रहे हो। मैंने बोला डेप्थ ऑफ फ्रॉम बॉटम इज h1, फिर यहाँ पे होल्ड किया, दिस डेप्थ इज h2, राइट। पर h1 माइनस h2 को क्या बोला हमने, h, तो ये h कहां से मेजर हुआ, मतलब फाइनली अल्टीमेटली ओपन सरफेस से हो ना अल्टीमेटली। इज इट क्लियर, हाँ कि नहीं। कंफ्यूज हो भी गए तो दूसरा मेथड क्या बताया मैंने, बॉल को ड्रॉप करो, कहां से ड्रॉप करो बॉल को, फ्री सरफेस से, है ना। तो मैंने अगर बॉल को यहां से ड्रॉप किया और इसने कम डिस्टेंस कवर किया तो स्पीड भी तो कम ही गेन किया होगा उसने, राइट। इसको आप वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हो, कैसे, v1 का वेक्टर बड़ा दिखाना, v2 का छोटा दिखाना, v3 का और भी छोटा दिखाना। सर ऐसे नहीं होता कि नीचे प्रेशर ज्यादा है इसलिए तो वही तो है, वही तो केस है ये, अंडर सर्टन कंडीशंस दैट टैंक शुड बी एक्सपोज टू एटमोस्फियर। आपको पता है व्हाट हैपेंस इज, अगर आपके घर में वो सिंटेक्स पता है ना, प्लास्टिक काइंड ऑफ मटेरियल, अगर वो टैंक है उसका उसका अगर ढक्कन बंद रहा ना तो प्रेशर कम आता है, देन पीपल गो ओपन किया, प्रेशर बढ़ गया, वाटर प्रेशर। इसलिए अर्लियर ओल्ड कंस्ट्रक्शंस में दे डिड नॉट यूज टू गिव एनी कैप्स। तो यस, वही तो है ये, बट कैसे आया इक्वेशन वो इंपॉर्टेंट था, तो दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट। सो we have around 3 more pages of theory to cover, which will go in the next session, and I'll start with numericals tomorrow itself. So sufficient for today. I want you to revise क्योंकि कल इस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे।